आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। जिले ओहदेदार फाल व कारकर्दे, सरकारी तामीरात की सुस्त रफ्तारी खत्म होगी। मुमकिन वसाइल फराहम करते हुए कामों को तेज रफ्तार बनाया जाएगा। जायजा इजलास में रुकने पार्लिमान की वजाहत। बोधन को ज़रूरी अगराज के लिए अब मौसर पानी मिलेगा। रियासती वजीर ने तेज रफ्तार कार्रवाई करते हुए पानी की सरबराही अमल में लाई। बालाई हिस्सों की वजह से अब तक नशेबी हिस्सा पानी से महरूम था। 5 मार्च को लिमरा गार्डन में JAC का एक अहम इजलास। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा एजेंडे का अहम नुक्ता। बड़ी तादाद में शिरकत करने मुसलमानों से गोपाल शर्मा की अपील। 2050 तक हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी ज्यादा होगी। दुनिया भर में भी मुस्लिम आबादी का तनासुब तेजी से बढ़ेगा। अमरीकी तहकीकाती इदारे की तज्जियाती रिपोर्ट मंजर आम पर। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनके पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया कि वो इनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाएगी। और इनके लिए एक निशानी खुश्क ज़मीन है जिसको हमने ज़िंदा कर दिया और इससे गल्ला निकाला जिसमें से वो खाते हैं। और हमने इसमें खजूरों के और अंगूर के बागात पैदा कर दिए और जिनमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए हैं ताकि लोग इसके फल खाएं, और उसको इनके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्यों वो शुक्रगुजारी नहीं करते। सूरह यासीन आयत 31 ta 35। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हम लोग एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। मुअज़्ज़िन ने ज़ोहर की अज़ान देना चाहिए तो नबी करीम ने फरमाया कि ठंडा करो। ऐसा आपने 2 या 3 मरतबा फरमाया, यहाँ तक कि हमने देखा कि टेलों का साया हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्मी की शिद्दत जहन्नुम की भाप से है, जब गर्मी सख्त हो तो नमाज को ठंडा करके पढ़ो। हदीस मुबारका बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद और तिरमिजी। अब खबरें तफसील से। जिले ओहदेदार फाल व कारकर्दे, इन्हीं ओहदेदारों ने अपनी कारकर्दगी से जिले को अवार्ड हासिल किया था। सरकारी तामीरात में रुकावट की वजह रेत और मोरम थी, जिसकी अब सरबराही होगी और दीगर सरकारी काम तेज रफ्तारी से अंजाम पाएंगे। जायजा इजलास में MP कविता का खिताब। प्रगति भवन में एक अहम जायजाती इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रुकन पार्लिमान के कविता और रुकन राज्यसभा D श्रीनिवास के अलावा जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा, कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया, जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू, रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता, रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, आरमूर चेयरमैन बल्दिया स्वाति सिंह बबलू के अलावा दिगर ने शिरकत की। इस इजलास में ज़िले के अहम मसाइल पर जायजाती गुफ्तगू की गई। अरकान असम्बली ने इस इजलास में शिकायत की कि ओहदेदार हुकूमती स्कीमात की मौसर अमलावारी में नाकाम रहे हैं। ओहदेदारों की लापरवाही ने तरक्याती कामों को ठप कर दिया है। बिलखुसूस तामीरी कामों की ताख़ीर पर अरकान असम्बली ने बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर मदाखलत करते हुए रुकन पार्लिमान के कविता ने वजाहत की कि ऐसी कोई शिकायत मुनासिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ खामियां ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ज़िले ओहदेदार फाल व कारकर्द रहे। उन्होंने याद दिलाया कि सरकारी स्कीमात पर मौसर अमलावारी की वजह से ज़िला निज़ामाबाद को अवार्ड हासिल हुआ था और दूसरे साल भी कारकर्दगी में ज़िला ही इनाम का मुस्तहिक था, लेकिन चूँकि एक ही ज़िले को मुसलसिल दूसरे साल इनाम नहीं दिया जा सकता, इसलिए ज़िला निज़ामाबाद को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने तामीरी कामों में ताख़ीर की वजह मोरम और रेत की अदम दस्तियाबी को बताया। रुकन पार्लिमान ने वजाहत की कि रियासती हुकूमत ने माफिया की जानिब से गैर कानूनी रेत और मोरम की निकासी पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी वजह से ये कारोबार बंद था। लेकिन अब सरकारी कामों के लिए रेत और मोरम की सरकारी सतह पर सरबराही अमल में आएगी, लिहाजा ये मामला भी ख़त्म हो जाएगा। दीगर मसाइल पर भी गुफ्तगू करते हुए रुकन पार्लिमान ने IKP PD और दीगर ओहदेदारों को
बाज़ अहम हिदायतें दी। बिलखुसूस उन्होंने हर मौजे में सीसी सड़कों की तामीर, पीने के पानी की सरबराही और बरक़ी व स्ट्रीट के इंतजामात की हिदायत दी और कहा कि अंदरून 1 साल तमाम मुआवज़ात को सीसी सड़कों से मरबूत कर लिया जाए। इस इजलास में सीनियर कायद व रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास ने भी जिले ओहदेदारों को गिरा खद्र मशवरे दिए और उन्होंने भी कामों में फुर्ती व तेज रफ्तारी लाने की हिदायत दी। क़ब्ले अज़ी रुकन पार्लिमान ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया और सरकारी सतह पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के तरीक़ेकार का इफ्तिताह अंजाम दिया। స్టడీ చేసుకొని తర్వాత ఈ 3 స్టాక్ యార్డ్స్ మన అధికారులు జేసీ గారు కలెక్టర్ గారి చొరవతోని మరి పెడతా ఉన్నాం. సో సామాన్య ప్రజలకు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తున్నాం. మానిటరింగ్ కమిటీ మీటింగ్ నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఈ మీటింగ్లో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి మా జిల్లాకు వచ్చేటటువంటి నిధులు, ఎంపీ నియోజకవర్గంలో వచ్చేటటువంటి నిధులు, వాటి యొక్క ఉపయోగం అనే దాని మీద ప్రధానంగా చర్చ సాగుతుంది. చాలా ప్రాజెక్ట్స్ కేంద్రం నుండి వచ్చిన వాటిలో నేను చాలా గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను. మా నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు అందరూ కూడా కలిసి పనిచేసి చాలా ప్రాజెక్ట్స్లలో మేము నంబర్ 1గా ఇవాళ దేశంలోనే ఉన్నటువంటి సందర్భం. సో ఇంకా కూడా చాలా అంశాల్లో హెల్త్లో కానీ ఎన్ఆర్ఈజెస్లో కానీ ఇంకా కూడా ప్రయాసపడతా ఉన్నాం. అల్టిమేట్గా కేంద్రం నుంచి వచ్చేటటువంటి నిధులను 100% వాడుకోవాలి. దానికి రాష్ట్రం నుంచి వచ్చేటటువంటి నిధులను జోడించుకొని మా జిల్లాను తెలంగాణలో నంబర్ 1 జిల్లాగా చేయడం కోసం నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం. అందులో భాగంగా కృషి చేసినటువంటి అధికారులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎక్కడ లేనట్టు మన ముఖ్యమంత్రి గారు బ్రహ్మాండమైన స్కీమ్స్ చేస్తున్నాడు, ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉన్నాడు. బట్ అవి ఇంప్లిమెంట్ కాకపోతే ఇవాళ తెలంగాణ సాధించుకొని ఏ కళలైతే కలుగుతామో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రాసెస్లో చీఫ్ మినిస్టర్ గారు చాలా అవగాహనతో, చాలా పకడ్బందీ వ్యూహంతో ముందుకు పోతున్నారు. అది దానికి కామాతో ఫుల్ స్టాప్లో పడతామంటారు. అది ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అస్ ఇన్ ఎనీవే. కనుక అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ప్లస్ పొలిటికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్కి ఒక అవగాహనతో అల్టిమేట్లీ హౌ టు అచీవ్ ది గోల్స్. ఇప్పుడు కోటగిరి ఎంపీ ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినట్టు పక్కననే వాళ్ళ బాబు మామూలు బాబు కాదు, అది చాలా పెద్దవాళ్ళు. అది ఉండగా ఎక్కడికో పోయి తెచ్చుకోమని అట్లా చాలా అవుతున్నాయి. నియరెస్ట్ పాసిబుల్ ప్లేసెస్ ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి కూడా మన ఆబ్లిగేషన్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అయితే అక్కడైనా మీరు కండిషన్స్ పెట్టుకుంటే పెట్టుకోండి, కానీ గవర్నమెంట్ వర్క్స్ ఇష్యూలో మటుకు దీనికి గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోఆపరేట్ చేసి ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ దాంట్లో రిఫ్లెక్ట్ అపాన్ ది గవర్నమెంట్. ఎవరి మీద గవర్నమెంట్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కనుక ఇంత చిత్తశుద్ధితో, ఇంత పకడ్బందీ స్కీమ్స్తో ముందుకు పోతున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ చెడ్డ పేరు రానియకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత అడ్మినిస్ట్రేషన్ పైన ఉంది. తెలుసు, మేము గత 1 నెల నుంచి ఈ సర్వీసెస్ మీద చాలా దృష్టి పెట్టుకున్నాం. దీని క్రింద ఈ హాస్పిటల్ కూడా మేము కొత్తగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్ఐసి ఆధ్వర్యంలో అక్కడ ఈ హాస్పిటల్ కూడా ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ నెల నుంచి నడుస్తుంది. अक़लियती अक़ामती स्कूलों के तशहीरी पोस्टर की रुकन पार्लिमान ने रस्मी इजरा अमल में लाई। नए तालीमी साल से शुरू किए जाने वाले अक़लियती अक़ामती स्कूलों में दाखिले की तरगीब देने मुहिम जारी है और ये पोस्टर्स इसी मुहिम का हिस्सा है। प्रगति भवन में मुनक़िदा जायजा इजलास के दौरान रुकन पार्लिमान के कविता ने जिले में जारी अक़ामती स्कूलों में दाखिलों के लिए चलाई जाने वाली मुहिम के पोस्टर्स की रस्मी इजरा अंजाम दी। वाज़ेह रहे कि जिले में केसीआर हुकूमत ने कई अक़ामती स्कूलों की मंजूरी अमल में लाई है। इन स्कूलों का तालीमी साल 2017-18 में आगाज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले में दाखिलों के लिए पुरजोर मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के लिए उर्दू में तबाह किए गए पोस्टर का रुकन पार्लिमान ने रस्मी इजरा अमल में लाया। इस मौके पर रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास, जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू, जिला कलेक्टर योगिता राणा, जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता के अलावा TRS अक़लियती कायद तारिक अंसारी भी मौजूद थे। रियासती वजीर की सख्त बरहमी के बाद बोधन की हुदूद में ज़राई सैराबी के लिए पानी की इजराई शुरू हुई। निज़ाम सागर से पानी के अदम हसूल पर यहाँ फसलें खुश्क हो रही थी। रियासती वजीर की शख्सी दिलचस्पी ने इस मसले का हल निकाला। ज़राअत को पानी नहीं मिला और फसलें खुश्क होकर तबाही के दहाने पर पहुँच गई। खौफ व अंदेशों का शिकार किसान एहतजाज पर उतर आए। इनका इल्ज़ाम था कि उन्हें निज़ाम सागर से पानी हासिल नहीं हो रहा है। इस बात की इत्तला मिलते ही रियासती
वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हालात का जायजा लेने के लिए बोधन की हुदूद में वाक़े निजाम सागर एयाकट की अराजियों का जायजा लिया और किसानों से गुफ्तगू की और पेंगड़ापल्ली मीनारपल्ली के करीब शिंगूर डिस्ट्रीब्यूटरी और दीगर किनालों का जायजा लिया। इस मौके पर महकमे आपाशी के ओहदेदारों की लापरवाही को महसूस करते हुए वो बरहमी का शिकार हुए और इरिगेशन ई सत्यशील रेड्डी को बरहम लहजे में इंतबा दिया और इस मसले की तेज रफ्तार यकसुई की हिदायत दी और वहीं पर कुर्सी डालकर रात देर गए तक बैठे रहे। रियासती वजीर की शख्सी दिलचस्पी और सख्त हिदायत के बाद महकमे आपाशी के ओहदेदार सरगर्म हुए। उन्होंने रियासती वजीर से वजाहत करते हुए बताया कि निजाम सागर से आने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी किनालों का एक वसी जाल है और बेशतर पानी बालाई हिस्से की डिस्ट्रीब्यूटरी किनालों से बालाई हिस्से के किसान इस्तेफादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से नशेबी इलाकों तक बहुत कम पानी पहुंच पा रहा है। इस इत्तला पर पोचाराम ने बालाई हिस्से की तमाम डिस्ट्रीब्यूटरी किनालों को बंद कर देने और नशेबी इलाकों की डिस्ट्रीब्यूटरी किनालों को जारी करने की हिदायत दी। इस दरमियान रियासती वजीर पोचाराम ने बालाई हिस्से के कई मंडलों के किसानों से ताउन की ख्वाहिश की और इनकी रजामंदी के बाद नशेबी इलाकों को पानी जारी कर दिया गया। रियासती वजीर ने आज पानी की इजराई के बाद सालूरा की D28 डिस्ट्रीब्यूटरी किनाल से पानी की इजराई का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि बोधन के मुख्तलिफ मंडलों की हजारों एकड़ अराजी को वाफर ज़राई पानी की सरबराही का फैसला कर लिया गया है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि इस इलाके में अब ज़राई पानी की कमी नहीं होगी और खेतों को ज़रूरत के मुताबिक पानी सरबराह किया जाएगा। उन्होंने किसानों से ख्वाहिश की कि वो सिर्फ बेहतर फसल के हसूल पर तवज्जो दे और किसी भी मसले की सूरत में उन्हें इत्तला दे। साथ ही उन्होंने एक बार फिर ओहदेदारों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी। इस मौके पर इनके हमरा महकमे आपाशी के ओहदेदार भी मौजूद थे। అనేక సబ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఉన్నాయి. చివరి ఆయకట్టు అయినటువంటి సాలోరా, జాడి జమాల్పూర్, ఫతేపూర్, రాంపూర్ ఈ 3 గ్రామాల పరిధిలో దాదాపు 2,000-2,500 ఎకరాలు పంట ఉంది. రైతాంగం చివరి వట్టుకు నీళ్ళు రావట్లేదు, ఆందోళన పడ్డారు. దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి నేను 3 రోజులు తిరుగుతూ ఉన్నా. మొన్న మధ్యాహ్నం వచ్చిన కాడి నుంచి కాలువల వెంబడి తిరుగుకుంటూ మొన్న రాత్రి 11 గంటల దాకా తిరిగాం. నిన్న కూడా తిరిగాం. అనుకోకుండా నిన్న నిజాం సాగర్లో మెయిన్ దగ్గర టర్బైన్ ఒకటి ఫెయిల్ అయిపోయి నిజాం సాగర్ కెనాల్ ప్రవాహం తగ్గింది. 5 मार्च को 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे को लेकर लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में इजलास। JAC के रियासती सदर कोदंडाराम इस इजलास में मेहमान खुसूसी होंगे। गोपाल शर्मा और शेख हुसैन ने मुस्लिम भाइयों से शिरकत की अपील की। प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफ़त से गुफ्तगू के दौरान तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िले सदर गोपाल शर्मा और MPG के सदर शेख हुसैन ने इंकशाफ किया कि 5 मार्च को शहर के लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में JAC का एक अहम इजलास मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें JAC के रियासती सदर कोदंडाराम मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। गोपाल शर्मा ने बताया कि रियासती हुकूमत के सरबराह KCR ने माक़बल इंतखाबात कई वादे किए हैं, जिनमें से मुसलमानों को भी कई तयक़ुनात दिए गए थे, जिनमें 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी का वादा भी शामिल है। उन्होंने बताया कि KCR ने दावा किया था कि TRS के बरसर इख्तिदार आने के अंदरून 100 दिन तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे, लेकिन अब 1000 दिन मुकम्मिल हो चुके हैं। लेकिन वज़ीर आला KCR इस मामले में अनजान बने बैठे हैं। लिहाजा मुस्लिम तबके के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर मुतालिबात की फिलफोर यकसुई का मुतालबा करते हुए JAC की जानिब से लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में 5 मार्च को एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने मुस्लिम बरादरान से शिरकत की ख्वाहिश की। 100 రోజుల లోపలనే మైనారిటీ సోదరులకి 12% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తారని చెప్పి స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు వారి క్యాబినెట్లో ఉన్న అనేక మంది మంత్రులు, ఎంపీలు చెప్పడం జరిగింది. మరి ఈరోజు చూస్తే 1000 రోజులు జరిగిపోయింది. ఇప్పటికీ మరి 12% రిజర్వేషన్ ఎట్టుపోయిందో దాన్ని మూసే ఎత్తట్లేదు. దాన్ని మేము JACగా మేమేం అడుగుతున్నామంటే, సుధీర్ కమిటీ ఒక కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినటువంటి సుధీర్ కమిటీ అందులో అనేక అంశాలలో ముస్లిం మైనారిటీస్ యొక్క సోషల్ ఎకనామిక్ స్టేటస్ మీద, వాళ్ళకి ఉద్యోగ కల్పన మీద, వాళ్ళకి
విద్యార్థులకు చదువుల పట్ల కానీ ఈ ఉచిత విద్య మీద కానీ ఇట్లా అనేక అంశాల మీద సుధీర్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇవ్వడం। एमपीजी के जिला सदर शेख हुसैन ने इस सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक में केसीआर का भरपूर ताउन करने वाली जेएसी, जो कि दर हकीकत इस तहरीक की रीढ़ की हड्डी थी, उसने केसीआर को रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद अलग थलग कर दिया। तो इसकी वजह वज़ीर आला केसीआर की मनमानियाँ और वादा खिलाफियाँ हैं। होना ये चाहिए था कि तेलंगाना तहरीक के अहम माविन कोदंडाराम से केसीआर मशावरत करते हुए काम करे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोदंडाराम इनकी वादा खिलाफियों से नाराज है और चाहते हैं कि वज़ीर आला अवामी मफाद में काम करे। उन्होंने कहा कि जेएसी की जानिब से 5 मार्च को मुनक़िदा इजलास की वो और उनकी तंजीम भरपूर तायद करेंगे, क्योंकि ये इजलास 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए ठोस लाहे अमल का मुतालबा करता है। उन्होंने तमाम मुस्लिम भाइयों से इस इजलास को भारी अक्सरियत से शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। जेएसी गुज़िश्ता दिनों में तेलंगाना मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली जेएसी अब क्यों इस तरह के क्या है सवाल निशान खड़ा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पे ये अपना मौक़िफ़ बयान कर रही है। तो इससे वाज़ेह हो रहा है कि जेएसी का जो ख्वाब था कि तेलंगाना आने के बाद सुनारी तेलंगाना और गोल्डन तेलंगाना बनाने के जो ख्वाब केसीआर साहब ने बताया था, लेकिन उसके बरखिलाफ कुछ चीज़ें कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को अच्छे कर रहे हैं। जब अच्छी चीज़ें करते हम सराहते हैं, लेकिन जहाँ पे आवाम के नुकसान के जो फायदे के होते हैं उससे हम सराहते हैं, नुकसान जहाँ पे हैं उसका बिल्कुल आवाज़ उठाते हैं। इसलिए जेएसी जो है ना जब से बनी है अब तक, जब तेलंगाना के बाद से कोशिश करी तेलंगाना कामयाब हो गया। अब खास तौर पे अभी जो 12% की जो बात अभी शर्मा साहब ने कहा है, 12% की जो बात उन्होंने कही है उसको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स को रियासती वजीर का मशवरा इंतहाई नामुनासिब। हरीश राव ने मशवरा दिया कि वो यूनियनों से तालमेल ना रखें, जबकि सीआईटीयू की हिमायत से ही इनकी जद्दोजहद समरावर हुई और तनख्वाहों में इजाफा हुआ। रियासती वजीर बड़ी व मुतवस्सित आबपाशी हरीश राव की जानिब से आंगनवाड़ी वर्कर्स को मजदूर यूनियनों से दूर रहने का मशवरा दिए जाने पर सीआईटीयू ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स गुज़िश्ता कई सालों से अपने मसाइल को लेकर सीआईटीयू के परचम तले एहतजाज करते आए हैं और सीआईटीयू के ताउन से ही इनका एहतजाज हमेशा जारी है और आज गिरा कद्र कामयाबी मिली है। और रियासती वज़ीर आला ने आंगनवाड़ी टीचर्स की तनख्वाहों को 10,500 करने और आयमा की तनख्वाहों को 6,000 रुपये करने का ऐलान किया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की ये कामयाबी सीआईटीयू के ताउन और एहतजाज का नतीजा है। उन्होंने इस हुकूमती ऐलान का खैर मकदम किया और बताया कि तनख्वाहों में इजाफे के बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स हरीश राव से इजहार तशक्कुर करने पहुंचे थे, जहां हरीश राव ने उन्हें मजदूर यूनियनों से दूर रहने का मशवरा दिया, जो कि जमहूरी अक़दार के मुनाफी और इन वर्कर्स की आज़ादी में मदाखलत है। सीआईटीयू कायद रमेश ने रियासती वजीर के इस रवैये की मजम्मत की और कहा कि वर्कर्स की आज़ादी सल्ब करने की कोशिश न की जाए। इस सहाफती इजलास में नूरजहां भी शरीक थी। నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు గారు అంగన్వాడీ ఉద్యోగుల వేతనాలు పెరిగిన సందర్భంగా ప్రభుత్వానికి మంత్రికి ధన్యవాదాలు తెలపడానికి వెళ్ళినటువంటి అంగన్వాడీ ఉద్యోగులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఇక అంగన్వాడీ ఉద్యోగులకు సంఘాల అవసరం లేదు, మనం పోరాటం చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, అట్లాగే సిఐటియు ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అనే పద్ధతుల్లో వ్యాఖ్యానించడం అనే దాన్ని సిఐటియు జిల్లా కమిటీ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నది। గత 40 సంవత్సరాలుగా అంగన్వాడీ ఉద్యోగులు అనేక పోరాటాలు త్యాగాలు చేయటం ఫలితంగానే 150 రూపాయలు ఆ కార్యకర్తలకు ఉన్న వేతనం ఈ మాత్రం పెరిగింది। 50 రూపాయలు ఉన్న ఆయాల వేతనం ఇప్పటివరకు పెంచుకోవడం జరిగింది। टीएनटीयूसी की क़यादत में 5 मार्च को अम्बेडकर भवन में बीड़ी वर्कर्स का इजलास, रियासती कायदीन शिरकत करेंगे। डबल बेडरूम मकान और वजीफा व दीगर मराहत अहम मुतालिबात में शामिल रहेंगे। अदम यकसुई पर एहतजाज मुनज़्ज़म होगा। टीएनटीयूसी ज़िला सदर का हुकूमत को इंतबा। तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस में टीएनटीयूसी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टीएनटीयूसी जिला सदर ने बताया कि 15 मार्च को न्यू अम्बेडकर भवन में बीड़ी मजदूरों का एक अहम इजलास टीएनटीयूसी की क़यादत में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें रियासती सदर
वीरेन रेड्डी के अलावा रियासती कायदीन शिरकत करेंगे, जबकि जिला सदर अरकला नरसा रेड्डी की क़यादत में ये प्रोग्राम मुनक़िद होगा। बालकिशन सदर सिटी तेलुगु देशम भी एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि कई बीड़ी मजदूर ज़ाती मकानों से महरूम है और किराए के मकानों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, लिहाजा इस इजलास में जो अवलिन मुतालबा किया जाएगा वो बीड़ी मजदूरों को ज़ाती घर के लिए प्लाट और खर्च की फराहमी या फिर राज डबल बेडरूम मकान की फराहमी होगी। उन्होंने बताया कि रियासती TRS हुकूमत मजदूरों के मसाइल की यकसुई में दिलचस्पी नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि TNTUC बीड़ी मजदूरों के लिए इंसाफ का मुतालबा करेगी, बसूरत दिगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारे दिगर मुतालिबात में वजीफ़ा और दिगर मरात का हसूल शामिल है। बीड़ी कार्मिक आध्वर्యంలో ఆదివారం రోజు 5వ తేదీన తిలక్ గార్డెన్లో బీడీ కార్మికుల సదస్సును ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతున్నది। దీనికి కార్మికులందరూ పెద్ద ఎత్తున రావాలా। దేశంలో రాష్ట్రంలో లక్షల మంది బీడీ కార్మికులు ఉన్నప్పటికీ సమస్యలపై సతమతం అవుతున్నారు। కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ కార్మికులను పట్టించుకోకుండా వాళ్ళ సమస్యలను తీర్చకుండా నడి రోడ్డున పడేస్తున్నారు। హామీలు మాత్రమే ఇస్తున్నారు, ఆచరణలో మాత్రం సమస్య పరిష్కరించుకోవడంతో ఈ సదస్సు ద్వారా కార్మికులకు సందేహం తీసుకుని వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో 5వ తారీఖు రోజున రాష్ట్ర నాయకుల ఆధ్వర్యంలో బీడీ కార్మికుల సదస్సును ఏర్పాటు చేయడం సంబంధించిన ట్రేడ్ యూనియన్ సదస్సుకు సంబంధించిన ఈరోజు కళాపత్రం కూడా ఈరోజు TNT సభ్యులలో ఈరోజు ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది। సోదరి సోదరిమణులకు నమస్కారాలు। ఈ నెల 5వ తారీఖు నాడు ఆదివారం రోజున న్యూ అంబేద్కర్ భవన్లో పెద్ద ఎత్తున బీడీ కార్మిక సదస్సు జరగబోతూ ఉంది। TNTUC అనుబంధ సంఘమైనటువంటి తెలుగునాడు బీడీ కార్మిక యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో తెలుగునాడు ట్రేడ్ యూనియన్ కౌన్సిల్ TNTUC రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బిఎన్ రెడ్డి గారు, అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ పోలిట్ బ్యూరో నాయకులైనటువంటి పెద్దిరెడ్డి గారు, తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు అరకెల నర్సారెడ్డి గారు, అలాగే మాండ వెంకటేశ్వరరావు గారు, ఈ పెద్ద పెద్ద లీడర్లు అక్కడికి విచ్చేయించున్నారు। एक लॉरी ड्राइवर की लापरवाही से एक खौफनाक हादसा पेश आया। लॉरी ने ऑटो को टक्कर दी और ऑटो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया। ऑटो में फंस गए ड्राइवर को मुकामी अफराद ने बाहर निकाला। खुशकिस्मती से ऑटो ड्राइवर महफूज रहा। एक लॉरी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक खतरनाक हादसा पेश आया, मगर खुशकिस्मती से इसका ऑटो ड्राइवर महफूज रह गया और उसको मामूली से जख्म आए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि लॉरी ड्राइवर गलत सिम से आया था और इंतहाई सड़क के किनारे पर जाकर ऑटो को टक्कर दी थी। ड्राइवर अहमद ने बताया कि वो सामने से आती हुई लॉरी को देखकर वो किनारे पर अपने ऑटो को, जिसका नंबर AP25X8368 है, खड़ा कर दिया और मुखालिफ सिम से आने वाली लॉरी, जिसका नंबर PB32P2117 है, उसने किनारे पर आकर ऑटो को टक्कर दे दी। इस तसादुम में ऑटो बुरी तरह बर्बाद हो गया। मुकाम हादसे पर मौजूद अफराद ने इस ऑटो में फंस चुके ड्राइवर शेख अहमद को बाहर निकाला। ऑटो मालिक ने बताया कि अब इसका ये ऑटो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है और सरासर लॉरी ड्राइवर की गलती हादसे की वजह बनी है और ड्राइवर भी खुशकिस्मती से बच गया, वरना हादसे की नौबत के लिहाज से इसकी मौत यकीनी लग रही है। మొత్తం అట్లా సిగ్నల్ రైట్ సైడ్కి టర్న్ చేయడానికి పోతే వెనకకి లారీ వాళ్ళు వచ్చి గుద్దేది సార్, మొత్తం ఆటో మీద మన బతుకు, మరి ఆటోకి ఏమైనా ఉంటే అది కలిసి మొత్తం భరించాలని। 46 सिग्नल फर्स्ट ठहरा हुआ था, रामगढ़ से गाड़ी टर्न करके पूरा दबा दिया। ठीक है, आपको गाड़ी डैमेज हो गई, हमने गरीब आदमी है, अभी हमारे ओनर को जवाब देना पड़ता है। ये आपसे गुजारिश है, आप हमारी मदद करें। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। 2050 तक मुसलमान हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में होंगे। दुनिया की बड़ी आबादी भी मुसलमानों की होंगी। अमरीकी रिसर्च इदारे की तज्जियाती रिपोर्ट। साल 2050 तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। अमेरिका के रिसर्च सेंटर के जरिए जारी की गई रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। वाशिंगटन में वाक़ प्यू रिसर्च सेंटर ने हाल ही में द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन नामी एक रिपोर्ट में ये बात शाया की है। इसके मुताबिक
2010 से 2050 तक के दरमियान मुसलमानों की आबादी में 73% का इजाफा होगा, जबकि ईसाइयों की आबादी में 35% की शरह से इजाफा होता जाएगा। ये शरह गुज़िश्ता कुछ सालों के मुकाबले में तकरीबन एक जैसी ही है। आबादी में इजाफे की शरह में हिंदू तीसरे मुकाम पर है, जिनकी आबादी 34% की शरह से बढ़ रही है। मुस्लिम आबादी अगर इसी शरह से बढ़ती रही तो 2050 तक हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 30 करोड़ के लगभग हो जाएगी, जो दुनिया में किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी मानी जाएगी। इस्लाम दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। अगर इसकी मौजूदा तरक्की की शरह 2050 के बाद भी बरकरार रही तो 2070 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, जिनकी तादाद 2.8 अरब होगी। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 तक दुनिया में मुसलमानों की आबादी 1.6 अरब थी। फिलहाल इंडोनेशिया दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। अमेरिका और यूरोप में भी मुस्लिम आबादी में तेज़ी से इजाफा होगा। फिलहाल अमेरिका में कुल आबादी का तकरीबन 1% हिस्सा मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल है। 2050 में ये फीसद बढ़कर 2.1% हो जाएगा। मुस्लिम ममालिक से दीगर ममालिक में जाने वाले इमिग्रेंट्स की वजह से यूरोप में भी इस्लाम के मानने वालों की तादाद में काबिल लिहाज इजाफा होगा। अमर सिंह पर डिम्पल यादव की शदीद तनकीद, कहा कि शख्स की सूरत भी गवारा नहीं। अमर सिंह ने जवाबी तनकीद की और कहा कि इस बार है बीजेपी सरकार। एक इंटरव्यू में बात करते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव की बीवी और रुकने पार्लियामान डिम्पल यादव ने अमर सिंह को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की बात ना तो मैं सुनती हूँ और ना ही अपने बच्चों को सुनने देती हूँ, और जैसे ही ये लोग टीवी पर नजर आते हैं तो मैं टीवी बंद कर देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से बाहर निकाले गए अमर सिंह पार्टी के खिलाफ आग उगलते नजर आ रहे हैं। इस मरतबा उन्होंने यूपी के ज़िले जौनपुर के बजरंग नगर इलाके में दहशतगर्दी और कौम परस्ती पर मुनक़िदा मुबाहिसे में एक साथ अखिलेश यादव, आज़म खान, गायत्री प्रजापति और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लीडरों के नजरियात का मुआज़ना नजरियाती दहशतगर्दी से किया। कबल 2 मार्च को भी अमर सिंह ने एक चैनल से बातचीत में दावा किया था कि यूपी असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को मुकम्मल अक्सरियत हासिल होगी और बीजेपी ही यहाँ हुकूमत बनाएगी। साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि समाजवादी पार्टी के कई लीडरों के गद्दारों और दहशतगर्दों से ताल्लुकात हैं। इतना ही नहीं, अमर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को अब चापलूसी नापसंद है और वो इंतखाबात में जिस जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर यूपी की आवाम इनको जरूर सबक सिखाएगी। गौरतलब बात यह है कि यूपी में असम्बली इंतखाबात को लेकर सियासी घुमसान उरूज पर है। डिम्पल यादव भी काफ़ी फाल नजर आ रही हैं। उन्होंने रियासत के कई हिस्सों में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। 7 मराहिल में हो रहे इंतखाबात में अब सिर्फ 2 ही मरहले बाकी बचे हैं। 6ठे मरहले की रायदही 4 मार्च को मुनक्किद होने वाली है। यूपी असम्बली में कुल 403 नशिस्तें हैं। 2012 के असम्बली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी ने यहां से 224 नशिस्तों पर अपनी जीत दर्ज करवाई थी और वाज़े अक्सरियत के साथ हुकूमत तश्कील दी थी। गुज़िश्ता इंतखाबात में बीएसपी को 80, बीजेपी को 47, कांग्रेस को 28 और आरएलडी को 9 और दीगर को 24 नशिस्तें मिली थीं। वीरेंद्र सहवाग के खिलाफ किए गए रिमार्क से जावेद अख्तर ने दस्तबरदारी इख्तियार की। गलतफहमी इस रिमार्क की वजह थी। जावेद अख्तर का वजाहती ट्वीट बयान। बॉलीवुड के मशहूर नगमा निगार और मुसन्निफ जावेद अख्तर ने क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बारे में किए गए अपने तबसरे को वापस ले लिया, जिसमें उन्होंने सहवाग को नादान खिलाड़ी करार दिया था। ख्याल रहे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तालिबा गुरमहर कौर के कारगिल जंग में अपने वालिद की शहादत से मुताल्लिक तबसरे पर क्रिकेटर सहवाग ने एक ट्वीट में कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ तहरीर सेंचुरी उन्होंने नहीं बल्कि इनके बल्ले ने बनाई थी। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जावेद अख्तर ने उन्हें इलिटरेट प्लेयर कह दिया था, जिसकी कई खिलाड़ियों और वजीर खेल विजय गोयल ने सख्त मजम्मत की थी। जावेद अख्तर ने एक ट्वीट में कहा कि सहवाग की वजाहत के बाद वो इस बासलाहियत खिलाड़ी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए तमाम सख्त अल्फाज को वापस ले रहे हैं। जावेद अख्तर ने ट्वीट में कहा कि इसमें कोई शुबा नहीं कि सहवाग एक अजीम खिलाड़ी हैं और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि उन्होंने वो बात मुज़हका अंदाज में कही थी और वो गुरमहर के खिलाफ नहीं है। मैं अपने इन अल्फाज को अब वापस लेता हूँ।
यूपी नूडल्स इंसानी सेहत के लिए मुज़िर। जांच के बाद लेबोरेटरी ने वजाहत की है कि ये इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। ओहदेदार बारीकबीनी से इसकी जांच करेंगे। ITC का एप्पी नूडल्स भी अब महकमा खुराक की तहकीकात में सही नहीं पाया गया। रिपोर्ट में पाया गया है कि एप्पी का नूडल्स सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। दरअसल मैगी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के कई शहरों जैसे कानपुर, आगरा, अलीगढ़ से ITC की सनफिश एप्पी नूडल्स के भी नमूने लिए गए थे। अब इनकी तहकीकात के बाद चौंका देने वाले नतायज सामने आए हैं, जिसमें मुकर्रर हद से ज़्यादा लीड पाया गया है, जो सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। इसके बाद मुतल्लका महकमे ने पूरी रियासत में इनके नमूने इकट्ठा करने की हिदायत जारी कर दी है। इधर कंपनी की जानिब से ऐसे किसी भी इल्ज़ाम से इनकार किया गया है। कंपनी का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इनकी मसनूआत पर अभी तक कोई एतराज़ नहीं जताया गया। कंपनी ने यह भी सफाई दी है कि हमने अपनी मसनूआत की जांच मुल्क के अलावा बैरून मुल्क की लेबोरेटरियों से करवाई है, जिसमें लीड की मकदार मुकर्रर हद के मुताबिक ही पाई गई है। वहीं फूड और मंशियात एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमने अलीगढ़ के विशाल मेगा मार्ट से जो नमूने लिए थे, इनमें लीड की मकदार 1.705 पार्ट्स फी मिलियन पाई गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है और सेहत के लिए खतरनाक है। उत्तर प्रदेश के खेरी मौजे में सोशल मीडिया के एक पोस्ट के बाद तनाव और तशद्दुद के वाक़यात, 2 अफराद हलाक हो गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में जुमेरात की शाम मजहबी और भड़काने वाली वीडियो वायरल होने के बाद तशद्दुद बरपा हो गया। इसके बाद पुलिस ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया और साथ ही स्कूलों को भी बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए। दरअसल ये वीडियो 4 शंबे को ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद शहर में कशीदगी पैदा हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2 तालिबे इल्मों को गिरफ्तार किया, लेकिन कशीदगी के पेश नज़र इनकी अदालत में पेशी कराने के बजाय इनको जेल में ही रखा गया। जुमेरात की शाम जेल भेजने से भड़के हुए लोग सड़कों पर उतर आए। फसादियों ने शहर में कई मकामात पर तोड़फोड़ और आतिशजनी की। इस दरमियान दोनों फरीकों की जानिब से फायरिंग का भी तबादला हुआ, जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए। बढ़ते हुए हंगामे के पेश नज़र डीएम ने शहर में एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया। इस दरमियान डीजीपी जावेद अहमद की हिदायत पर आईजी सतीश गणेश और डीआईजी परवीन कुमार को मौके पर भेजा गया। एडीजी लायन ऑर्डर दिलजीत चौधरी ने कहा कि खीरी में काफ़ी फोर्स भेजी गई है, सूरत हाल में फ़िलहाल कंट्रोल है और पुलिस ने 3 लोगों को फसाद भड़काने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। केन्सास में एक हिंदुस्तानी की हलाकत के बाद खातून को हरासा करने का मामला सामने आया है। ट्रेन में एक शख्स ने गालियां दी और मुल्क छोड़ने की धमकी दी। अमेरिका में नस्ली तशद्दुद में हिंदुस्तानी इंजीनियर श्रीनिवास के कत्ल के बाद अब एक हिंदुस्तानी लड़की पर नस्ली तबसरे का मामला सामने आया है। न्यूयॉर्क के रहने वाली एकता देसाई को ट्रेन में एक शख्स ने न सिर्फ ये कि गालियां दी, बल्कि उसे मुल्क छोड़ने का इंतबा दिया। एकता ने अपने साथ हुए इस बर्ताव का वीडियो फेसबुक पर पोस्ट कर दिया है। एकता ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि रोज की तरह वो अपने ऑफिस से लौट रही थी कि ट्रेन में इस शख्स ने उन्हें गालियां दी। एकता ने जब इसको नजरअंदाज किया तो उसने साथ में खड़ी एक दूसरी एशियाई खातून को भी गालियां दी। वाज़ेह है कि हाल ही में अमेरिका के कैंसास में एक साबिक फौजी की फायरिंग में एक हिंदुस्तानी इंजीनियर श्रीनिवास की मौत हो गई थी, जबकि एक दिगर हिंदुस्तानी शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया था। हमलावर एडम गोलियां चलाने से पहले चिल्लाया था, दहशतगर्दों हमारे मुल्क से निकल जाओ। दोनों ही एक टेक्नोलॉजी कंपनी में नौकरी करते थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 मार्च को कैंसास की फायरिंग को गलत और नफरत पर मबनी करार दिया। ट्रंप ने हिंदुस्तानी इंजीनियर श्रीनिवास के कत्ल पर अपने अफसोस का इजहार किया और इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक बताया था। जैफ को माफ करने अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी तैयार नहीं। इनकी वजाहत से हम मुतमईन नहीं, जैफ को इस्तीफा देना होगा। अमेरिका में हुज़्ब इख्तिलाफ की जमात डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने रूसी सफारतकार के साथ अपने राब्तों के बारे में जो वजाहत पेश की है वो इससे मुतमईन नहीं है। डेमोक्रेटिक जेफ के इस्तीफा पर इसरार कर रहे हैं और ऐवान में पार्टी की रहनुमा नैन्सी पेलोसी इसका मुतालबा करने वालों में पेश हैं। इससे कबल जेफ सेशंस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के दबाव के बाद अमरीकी सदारत इंतखाब में मुबैना रूसी मदाखलत के बारे में एफबीआई की तहकीकात से खुद को अलग कर लिया था। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में अपने अटॉर्नी जनरल का दिफा किया है और कहा कि जेफ सेशंस एक ईमानदार शख्स है और उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है।
जेफ सेशंस का कहना है कि जनवरी में अपने तस्दीकी समाअत के दौरान उन्होंने ये कहकर झूठ नहीं बोला था कि मैंने रूसी लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं की थी। ये बात सामने आने के बाद जेफ सेशंस ने सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के दौरान 2 बार रूसी सफीर से मुलाकात की थी। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इनसे इस्तीफा का मुतालबा किया था। वाशिंगटन में अमेरिकी महकमा इंसाफ के दफ्तर में होने वाली एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जेफ सेशंस ने इस तनाज़े पर अपने एक बयान में कहा कि मैंने अमेरिकी सदर की इंतखाबी मुहिम से मुतालिक किसी भी मामले में होने वाली मौजूदा या मुस्तकबिल के तफ्तीशी अमल से खुद को अलग रखने का फैसला किया है। इनका कहना है कि तस्दीकी समाअत के दौरान मैंने जो भी तबसरे किए वो अपनी फहम के मुताबिक बिल्कुल ईमानदारी से किए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जिले ओहदेदार फालवो कारकर्दे सरकारी तामीरात की सुस्त रफ्तारी खत्म होगी। मुमकिन वसाइल फराहम करते हुए कामों को तेज रफ्तार बनाया जाएगा। जायजा इजलास में रुकने पार्लिमान की वजाहत। बोधन को ज़रूरी अगराज के लिए अब मौसर पानी मिलेगा। रियासती वजीर ने तेज रफ्तार कार्रवाई करते हुए पानी की सरबराही अमल में लाई। बालाई हिस्सों की वजह से अब तक नशेबी हिस्सा पानी से महरूम था। 5 मार्च को लिमरा गार्डन में जेएसी का एक अहम इजलास। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा एजेंडे का अहम नुक्ता। बड़ी तादाद में शिरकत करने मुसलमानों से गोपाल शर्मा की अपील। 2050 तक हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी ज्यादा होगी। दुनिया भर में भी मुस्लिम आबादी का तनासुब तेजी से बढ़ेगा। अमरीकी तहकीकाती इदारे की तज्जियाती रिपोर्ट मंजर आम पर। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।